10-15 दिन से भूखे हैं। सोनम सर खा नहीं रहे। सोनम सर हमारे आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और हम आप दबा के एसी में बैठ के खा रहे हैं। हम आप ही नहीं खा रहे, अभिजीत दीपके एंड पूरा गैंग भी वहीं बैठकर चाट, समोसा, पापड़ी, बिरयानी, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक सब दबा रहे हैं। सब बैठ इस बात के लिए सोनम सर एक बार नाराज भी हुए कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। किसी और कंट्री में अगर सोनम वांगचुक होते तो उस कंट्री का जो भी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसा हमारा भारत रत्न होता है, वैसा उनको दिया जाता। इसके अलावा जो जो लोग वहां पर आ रहे हैं और जो समर्थन दे रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा एक बाढ़ सी आ गई है और यह चिंता जारी की जा रही है कि भाई सोनम वांगचुक देश के इतने बड़े शिक्षाविद, इतने बड़े वैज्ञानिक जो हैं एकदम अनशन पर बैठे हैं और सरकार तानाशाही रवैया लिए बैठी है, सुन नहीं रही है। जिसमें एक बात आपको खास कर दिखेगा वो है हिंदू घृणा। कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। आपको ये वाला माहौल बिल्कुल खुलकर मिलेगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। And I am shocked to see this. SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। अब आइए सोनम वांगचुक बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े वैज्ञानिक, उस पूरी कहानी को भी जरा दायरे से समझ लेते। अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम और एक फिल्म से जोड़ करके इस किरदार को बता दिया गया। सामने वाला कभी आकर यह भी नहीं बता रहा है कि भाई साहब ये फिल्म हमारे ऊपर नहीं है। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time. वांगचुक जी का इतिहास यह है कि वो मोहम्मद यूनिस से गलबैयां करते हैं। वांगचुक जी का इतिहास यह है कि अभी 2025 में पहलगाम हमले से पहले वो होकर आ रहे हैं पाकिस्तान। वांगचुक जी का इतिहास यह है कि लद्दाख का डीजीपी ये कह रहा है कि ये व्यक्ति से मिला हुआ था जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन भेज रहा। आपको अगर एक बड़ा पिक्चर, लार्जर पिक्चर समझना है तो इस पूरे खेल का ये समझिए। एक व्यक्ति जो साधारण एनआईटी से पास आउट है, बीटेक किया हुआ है, बड़े बाप का बेटा है, किस तरह से उसको एक वामपंथी नैरेटिव में गढ़कर एक बड़ा एक कृत्रिम हीरो बनाने की कोशिश है। बहती हवा सा था वो, ये लाइन आपके इंस्टाग्राम पर आ रहा होगा और पीछे बीजीएम यही होगा या फिर ये वाला भी होगा जो 3 इडियट में था कि गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। और ये सुनकर आप एक गिल्ट ट्रिप में जा रहे होंगे कि अरे हमारे सोनम सर, ये देश की सरकार कितनी निष्ठुर है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कैसे तानाशाही कर रहे हैं, कैसे इस देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और लोकतांत्रिक आवाज, जिस लोकतंत्र में आदमी जन की आवाज सुनी जानी चाहिए, आंदोलनों की आवाज सुनी जानी चाहिए, ऐसी निरंकुश सरकार जो सोनम सर से पूछ तक नहीं रही कि भाई साहब ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकॉन डी लेंगे, जूस लेंगे, क्या लेंगे, कोई पूछताछ नहीं हो रही। और ये रील देखते ही अगर आप भी गिल्ट ट्रिप में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोनम सर के बारे में जान लेते हैं। ये देश भावनाओं का देश है। हम सब बड़े इमोशनल लोग हैं। कई बार हमें कुछ दिखाकर, कुछ बताकर बड़ा इमोशनल कर दिया जाता है और हमसे पूछा जा रहा है ऐसा जैसे हमने जबरदस्ती सोनम सर को बिठा दिया है कि यहीं बैठिए, यहां से हिले तो फिर देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सोनम सर आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए 15 दिन 20 दिन से भूखे हैं। सोनम सर का वजन घटता जा रहा है, सोनम सर का शुगर लेवल नीचे जा रहा है। दर्शकों, जब मैं कभी यह तय करूंगा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं तय करूंगा, लेकिन अगर मैं ये तय करूंगा तो मेरा वजन भी घटेगा, हो सकता है डिफिकल्टीज आएंगी बॉडी में। ये जिस दिन मैं तय कर रहा हूं उसी दिन सबको पता होता है। लेकिन बार बार जब हमारे तक ये जानकारी दी जा रही है कि सोनम सर का वजन घट रहा है, तो सोनम सर को देश ने नहीं कहा बैठने के लिए।
लेकिन फिर आपसे उसी समय यह बताया जा रहा है कि वो आपके ही बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं। आपको याद होगा जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, यह कहानी शुरू हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक टिप्पणी से जिसमें उन्होंने कॉकरोच का जिक्र किया, और यह कहानी वहां से शुरू होते होते अचानक शिफ्ट हो गई नीट के एग्जाम पर, कि जो बच्चे नीट का एग्जाम जो है पेपर लीक हो गया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, यह बच्चों से जुड़ा हुआ, भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। और सोनम सर अब जिद ठाने बैठे हैं कि सरकार हटाओ, सबको भगाओ, तब मैं जाऊंगा। वहां हर कोई खाना खा रहा है बशर्ते सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे। अब आइए असल कहानी पर, जो हमें लगता है कि हम लोग कुछ सोचें, कुछ बनाएं, उस गिल्ट ट्रिप में जाएं कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो रही है। आखिर सरकार आगे बढ़कर सोनम वांगचुक से बात क्यों नहीं कर रही है? आखिर मसला फंस कहां रहा है? सोनम वांगचुक जैसा कि दीपके बता रहे हैं, किसी और कंट्री में अगर सोनम वांगचुक होते तो उस कंट्री का जो भी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जैसा हमारा भारत रत्न होता है, वैसा उनको दिया जाता। लेकिन बदले में सोनम सर को क्या दिया इन लोगों ने? बदले में दिया जेल। जी हां, कल एक नेताजी वहां पहुंचे, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना दो, यह भी कहा गया। अब जिस समय सोनम वांगचुक जैसा कि दीपके बता रहे हैं कि इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, और उन जैसा व्यक्ति किसी और देश में होता तो जाने क्या क्या हो गया होता। जरा सोनम वांगचुक साहब का बैकग्राउंड देख लेते हैं, और यह कहानी जो आज जंतर मंतर पर है, इस कहानी की शुरुआत असल में हुई कहां से, ये तार जुड़े कहां से हुए हैं, और कैसे सिलसिलेवार रूप से हमें आपको क्या दिखाया जा रहा है और पीछे का गेम क्या है, यह आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल जिस मुद्दे को लेकर और जिस मुद्दे का नाम लेकर सीजेपी और कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं, उस नीट का रिजल्ट आ गया है। जी हां, अभी से कुछ घंटे पहले, करीब 10-15 घंटे पहले 11 साढ़े 11 लाख बच्चों का नीट का रिजल्ट आ गया। नीट का दोबारा पेपर भी हो गया, जो पेपर लीक नहीं हुआ, अब रिजल्ट भी आ गया। यानी अगर आप सरकार के लिहाज से देखें तो सरकार के लिए नीट वाली फाइल क्लोज है। नीट का पेपर लीक हुआ था, सरकार ने दोबारा एग्जाम करवा लिया, सफलतापूर्वक कराया, पीएमओ के निगरानी में हुआ, और बाकायदा अब रिजल्ट भी आ गया। लेकिन सोनम वांगचुक एंड गिरोह यह कह रहा है कि भाई हम लोग तो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि वहां आपको जो माहौल है पिछले 10, 15, 20 दिनों में जंतर मंतर पर, वहां अपने देश के किन स्टूडेंट्स को देखा है वो हम आपको बता दें। वामपंथी संगठनों से जुड़े अलग अलग संगठन, वो चाहे ऐसा हो, वो चाहे एसएफआई हो, ये तमाम संगठन वहां पर हैं। इसके अलावा जो जो लोग वहां पर आ रहे हैं और जो समर्थन दे रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा एक बाढ़ सी आ गई है, और यह चिंता जारी की जा रही है कि भाई सोनम वांगचुक देश के इतने बड़े शिक्षाविद, इतने बड़े वैज्ञानिक जो हैं एकदम अनशन पर बैठे हैं, और सरकार तानाशाही रवैया लिए बैठी है, सुन नहीं रही है। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयार ही खड़ी। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा, ठीक है, बीच में ही हट जाएगा, तानाशाह का अंत होगा, आप चिंता ना करें। दर्शकों, ये दौर सूचना क्रांति का है। हर हाथ में इंटरनेट है, हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति सही गलत अपने आधार पर आकलन करता है। इस देश में पिछले 10-12 सालों में, अगर आप हमारी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताइएगा, एक पैटर्न डेवलप हुआ है, और उस पैटर्न में कुछ खास तरह के लोग हैं जिसको प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी कहते हैं। ये आंदोलनजीवी गैंग आपको समय समय पर, जैसे राकेश टिकैत जिनको आपने सुना कि भाई ट्रैक्टर की ट्रॉलियां तैयार है, ये वो राकेश टिकैत थे जिनके खुद के बूथ पर इनके लोग, इनके गांव के लोग इनको वोट नहीं देते।
इनकी राजनीतिक पहचान यह है कि ये किसान नेता है, साथ में कुछ भीड़ जरूर चलती है, लेकिन कहानी अब लगभग खत्म है। राजनीतिक तौर पर इन्होंने जो प्रयास अपने जीवन में किए हैं वो हर बार असफल ही हुए। जो लोग नारे लगा रहे हैं वहां पर बैठ करके कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, मोदी शानाशाह है, अमित शाह तानाशाह है, यह चुनी हुई सरकार है, लगातार तीसरी बार जनता के ही समर्थन से, जनता के ही वोट से चुनकर आए हैं। इसमें कुछ लोगों का मत यह हो सकता है कि भाई सोनम वांगचुक से बात होनी चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक से अगर बातचीत नहीं हो रही है या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो जाकर बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आखिर मसला क्या है और ये बातचीत हो क्यों नहीं पा रही है। दूसरा, किसी भी आंदोलन के सफल होने या असफल होने के कुछ कारण होते हैं। कोई भी आंदोलन जो जनभावनाओं से जुड़ा होता है, जो वाकई में जनता के मुद्दों पर आधारित होता है, जनता उससे खुद को खुद ही कनेक्ट कर लेती है। आजाद भारत में अगर पिछले बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, तो पिछले 10, 15, 20 सालों में जो कुछ आंदोलन हुए हैं, उसमें इकलौता आंदोलन 2011-12 का जो अन्ना आंदोलन, जिससे आम लोगों ने खुद को जोड़ा। उस दौर में न इंटरनेट बहुत अच्छा था, न मोबाइल फोन हर हाथ में थे, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में एक क्रांति लोगों ने देखी। एक आवाज ऐसी थी कि हर व्यक्ति को लग रहा था कि नहीं, हमें इस मूवमेंट से जुड़ना चाहिए। दूसरी तरफ सीजेपी, जिसका आकलन था कि भाई इंस्टाग्राम पर चूंकि 2.5 मिलियन हमारे फॉलोवर्स हैं या 21 मिलियन हमारे फॉलोवर्स हैं, लेकिन जंतर मंतर पर वो कहानी पिछले 15-16 दिनों में फ्लॉप रही। पिछले 3 दिनों से जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है वो अचानक तब हुआ है जब 20 तारीख से देश की संसद चलने वाली है। आप इस टाइमलाइन को समझिए। 20 तारीख से संसद चलना है, यानी संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे ठीक पहले एक हवा देने की कोशिश हो रही है कि सोनम सर धरने पर हैं, सोनम सर दुखी हैं। लेकिन सवाल यह है, जो मैं आपसे कह रहा था, कि किसी भी आंदोलन के सफल होने और असफल होने का कारण, यह देश, जैसे मैं देख रहा हूं एक पैटर्न, इस देश में आम लोग भी उसी तरह से आकलन कर रहे हैं। कुछ लोगों का किसी खास आंदोलन में पहुंच जाना, किसी खास मंच पर पहुंच जाना, वहां से आंदोलन, क्रांति की बात करना और एक ही तरह की बात करना, यह देश पिछले 10, 12, 15 सालों से सुन रहा है। वहां हर तरह की बात होती है, जिसमें एक बात आपको खास कर दिखेगा, वो है हिंदू घृणा, यानी इस देश के बहुसंख्यकों की आस्था पर खुलकर चोट किया जाता है। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। थैंक यू डार्लिंग्स। दूसरी तरफ इन्हीं मंचों पर और इसी तरह के प्रोटेस्ट स्थलों पर या धरना स्थलों पर आपको ये वाला माहौल बिल्कुल खुलकर मिलेगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। ये जो कुछ आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं या आप तक जो है इंटरनेट के जरिए जा रहा होगा, ये सब कुछ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये नारे, ये गाने हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, वो चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो, हमने देखा है ये वो जो गाना है, हम देखेंगे। किसी भी आंदोलन या किसी भी धरने का मकसद क्या है, वो चाहते क्या हैं, असल एजेंडा क्या है, कई बार आपको इस बात से तो पता लगता ही है कि उसके आस पड़ोस कौन लोग खड़े हैं, कौन लोग उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। दूसरा, उन आंदोलनों में लगने वाले नारे, लगने वाले तराने और गाने, ये आपको एक इशारा दे देते हैं कि यहां खेल चल क्या रहा है। Okay guys, so I'm at the CJP protest and I am shocked to see this.
SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, जो CJP प्रोटेस्ट कह लीजिए या फिर सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल है, वहां जब आप देखेंगे तो एक मोडस ऑपरेंडी जो JNU में ऑपरेट करती है, वही तरीका डफली गैंग वाला, जहां हम देखेंगे जो फैज की नज्म है। फैज एक पाकिस्तानी शायर कह लीजिए या कवि कह लीजिए, और फैज ने जो ये कहानी लिखी थी, नज्म लिखी थी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, ये उन्होंने लिखा था वहां के सैन्य शासन के खिलाफ। 80s में वहां पर सैन्य शासन लागू हुआ है। डेमोक्रेसी को उठाकर, मैं उस आर्मी चीफ का नाम भूल रहा हूं, उसको, उस आर्मी चीफ ने वहां की जमहूरियत से चुनी गई सरकार को उठा, हाँ, जियाउल हक के खिलाफ फैज ने यह नज्म गाया था। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी रही नहीं, वहां हमेशा सैन्य सरकार रही। अब वो वाला तराना अगर भारत में कोई गा रहा है तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। अब आइए उस कहानी पर जो बार बार बताकर कहकर, सोनम सर साइंटिस्ट हैं, सोनम सर 10-15 दिन से भूखे हैं, सोनम सर खा नहीं रहे, सोनम सर हमारे आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और हम आप दबा के एसी में बैठ के खा रहे हैं। हम आप ही नहीं खा रहे, अभिजीत दीपके एंड पूरा गैंग भी वहीं बैठकर चाट, समोसा, पापड़ी, बिरयानी, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक सब दबा रहे हैं, सब बैठ। इस बात के लिए सोनम सर एक बार नाराज भी हुए कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस के खाना खाते हैं, आप लोग यहाँ ठूस के खाना खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। हाँ, तो मैं आपको यह कह रहा था कि ये जो बार बार आपके फोन फीड पर ये मैसेज आ रहे होंगे कि सोनम सर, उसमें है दो चीजें होती हैं। एक होता है सपोर्ट, जहां आप खुद से सोचते हैं कि यार ये आदमी अच्छे कॉज के लिए कर रहा, हमको खड़ा होना। दूसरा होता है सिंपैथी कार्ड, जहां मैं खुद को मजबूर दिखाकर, खुद को कमजोर दिखाकर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। वो जंतर मंतर की कहानी जब फ्लॉप होने लगी तो ये विक्टिम कार्ड प्ले में आ गया है। अब जो खेला जा रहा है वो प्रॉपर विक्टिम कार्ड है। अब आइए, सोनम वांगचुक बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े वैज्ञानिक, उस पूरी कहानी को भी जरा दायरे से समझ लेते हैं। इनका नाम है चेवांग नॉरफेल, लेकिन इनके पास वो PR टीम नहीं है, वो PR टीम नहीं है, वो हवाबाजी नहीं है जो ये अपने किए गए काम को दुनिया को बता सके। लेकिन इनको देश ने 2 बार अवार्ड दिया है। वो अवार्ड किस लिए दिया है? वो उस काम के लिए जिस काम के लिए को सोनम वांगचुक अपना बताते हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि सोनम वांगचुक, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि साइंटिस्ट हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सोनम वांगचुक के नाम पर एक भी पेटेंट नहीं है। और लोग अब ये सोशल मीडिया पर सवाल पूछने लगे हैं, फुनसुक वांगडू नाम पर एक भी पेटेंट नहीं है। जी हां, पेटेंट के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। फुनसुक वांगडू जी कोई वैज्ञानिक भी नहीं है, वो मात्र NIT श्रीनगर से बीटेक की डिग्री ली हुई इंजीनियरिंग से पास आउट है, जिसको कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी के लायक नहीं समझा गया। आपको लग सकता है कि यह किसी व्यक्ति की राय हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको जो समझना चाहिए फुनसुक वांगडू, माफ करिए, सोनम जी के बारे में 2 चीज। कोई आदमी अपने देश के लिए काम कर रहा है, या कोई आदमी किसी चीज से या किसी के समर्थन में या किसी के इशारे पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं उससे बहुत कुछ समझ आता है। चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। जी हां, ये बयान जो आप सुन रहे हैं उन्हीं देशभक्त, महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, ब्ला ब्ला ब्ला, माननीय सोनम वांगचुक जी का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कश्मीर में वो जमहूरियत से तय होना चाहिए, वो पब्लिक से पूछा जाना चाहिए, प्लेबेसाइट होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में रहेंगे कि पाकिस्तान। आगे वो कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग क्यों लद्दाख को बचाएंगे, चीनी आएंगे तो हम आने देंगे। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या यह कोई देशभक्त व्यक्ति कह सकता है खुलकर? वो इसीलिए क्योंकि वो किसी धरने पर बैठा है, सरकार उसकी बात नहीं मान रही है, इसीलिए वो पाकिस्तान के हक की बात करने लगेगा। 2025 में जब लद्दाख के पूर्ण राज्य की मांग के साथ फुनसुक वांगडू भूल जाइए,
सोनम सर बैठ गए आंदोलन पर, उसी समय सरकार ने क्या किया? सरकार ने माननीय सोनम वांगचुक जी के 2 एनजीओस का एफसीआरए कैंसिल कर दिया। एफसीआरए वो व्यवस्था जिसके तहत विदेशों से फंड आता है देश के अंदर अलग अलग एनजीओस को, कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर भी लेते हैं। सरकार नया एफसीआरए का कानून भी लाने जा रही है, जिसमें कांग्रेस कह रही है कि हम तो इसका विरोध करेंगे। एफसीआरए विधेयक आने की गुंजाइश है, इसका भी हम विरोध करेंगे। हमने पहले भी विरोध किया था और सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, पर अभी सुनने को आ रहा है कि यह विधेयक वापस लाया जा सकता है। लद्दाख के अंदर जो हिंसा हुई, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई, बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ, उस दौरान जो लद्दाख के डीजीपी ने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला था। लद्दाख के डीजीपी ने यह कहा कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन के एक ऑपरेटिव को जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसका वास्ता इन्होंने फुनसुक वांगडू, माफ करिए, सोनम वांगचुक से बताया। समझिएगा, जब बॉर्डर से सटे इलाकों, मान लीजिए कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कुछ हो, तो यह हमारे लिए चिंता का सबब है या नहीं? और इस बात का फायदा आपके एडवर्सरीज पाकिस्तान, बांग्लादेश या चाइना उठा सकते हैं या नहीं? लद्दाख के अंदर अगर अव्यवस्था होगी, अस्थिरता होगी, इसका फायदा किसे होगा? और यह आपको समझना पड़ेगा कि लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ, और उस समय वहां डीजीपी ने कहा लद्दाख के कि जिस आईएसआई के व्यक्ति को, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति को जिसको हमने उठाया है, उसका वास्ता फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक की कहानी इतनी ही नहीं है, बड़ा संयोग यह है, पहलगाम का हमला होता है और उस हमले के कुछ ही महीने पहले माननीय सोनम वांगचुक जी अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन द्वारा एक बड़ा इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी पाकिस्तान जाते हैं। और पाकिस्तान से जब वो लौटते हैं, लोगों ने कहा कि जी कुछ ही महीने बाद पहलगाम की घटना होती है। बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि जो लोग बार बार हमें आपको गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो फिल्मों में हमको बताया गया, क्योंकि फुनसुक वांगडू से जोड़ करके 3 इडियट्स को बता दी गई, लेकिन अब असल किरदार वाले फुनसुक वांगडू ने यह कहा है, हेलो, ये सोनम वांगचुक कौन है? इस पर कोई फिल्म नहीं बनी। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that he's wrong. दर्शकों, इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा नैरेटिव का खेल। आप तक आधी अधूरी बात, कहीं से आई बात लाई जाती है और वो बात आपसे बार बार कहा जाता है, फिर आप उसको मान लेते हैं। सबसे अजीब बात इसमें यह है कि आमिर खान जो कह रहे हैं, ये बात बहुत पहले राजू हिरानी भी बोल चुके हैं कि जो फिल्म 3 इडियट थी वो कभी भी इस व्यक्ति पर थी ही नहीं। जो व्यक्ति सेल्फ क्लेम्ड साइंटिस्ट है और जिस व्यक्ति को गरीब बताया जा रहा है, वो व्यक्ति कभी कांग्रेस के मंत्री रहे जम्मू कश्मीर में, उनका बेटा है। यह व्यक्ति कोई गरीब भी नहीं है। जो इमोशन किसी गरीब और उसकी सफलता के साथ इस देश में बार बार जोड़ने की कोशिश की जाती है और एक फिल्म से जोड़ करके इस किरदार को बता दिया गया, सामने वाला कभी आकर यह भी नहीं बता रहा है कि भाई साहब यह फिल्म हमारे ऊपर नहीं है, इस फिल्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसी मंच से लोग आकर के देश के नाम संबोधन दे रहे हैं कि बाप रे बाप, इतने बड़े साइंटिस्ट, देश को इतना सब कुछ दे दिया, इनके ऊपर फिल्म बन गई और माननीय सब कुछ पिछले कई सालों से चुपचाप सुन रहे हैं। और हमें आपको सालों से लग रहा है कि यह फिल्म जो 3 इडियट्स थी इस व्यक्ति पर बनी। फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म में काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें, और हालत यह है नैरेटिव बिल्डिंग की। जो व्यक्ति 3 इडियट्स में साइलेंसर के नाम से था, वो व्यक्ति भी वीडियो जारी कर रहा है। I don't want फुनसुक वांगडू to die. आमिर खान ने एक इवेंट में बताया कि अरे उस लड़के ने गलत डाल दिया है साइलेंसर में, उसको जानकारी नहीं है। हम लोग पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि इस व्यक्ति सोनम वांगचुक से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं। मतलब हमें आपको एक तरह के मानसिक उसमें डालने के लिए कि अरे देखिए देश में एक वैज्ञानिक के साथ क्या क्या हो रहा है। अब जो सरकार
और एक तरह का दुराव दिख रहा है जंतर मंतर के बीच में कि सरकार के लोग क्यों नहीं एंटरटेन कर रहे हैं। मुझे लगता है एक आइडिया आपको जरूर हो गया होगा अब तक कि सरकार क्यों नहीं एंटरटेन कर रही है। जो पूरा का पूरा सोनम वांगचुक का सेटअप है, जिसमें वो 2 एनजीओ चलाते हैं, वो ईडी और भारत की फाइनेंशियल एजेंसीज के रडार पर है। आप यूं समझो कि किसी व्यक्ति पर एनएसए यूं ही नहीं लग जाता है। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जिन पर एनएसए लगा लद्दाख में जो हिंसा हुई उसके दौरान। सोनम वांगचुक आज के दौर में वो व्यक्ति हैं जो देश छोड़ के अगर इनको कहीं जाना होगा तो देश की अथॉरिटीज को पहले बताना पड़ेगा। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जो अचानक स्विट्जरलैंड जाते हैं और स्विट्जरलैंड से जब आते हैं तो उनको वो आइडिया आता है कि जंतर मंतर पे अनशन करते हैं। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अखबारों में पढ़िए, सोनम वांगचुक अंडर स्कैनर ओवर फाइनेंशियल एलिमेंट लद्दाख प्रोटेस्ट। लद्दाख प्रोटेस्ट के दौरान जो फाइनेंशियल टर्म्स हुए इधर उधर, उसी दौरान से ये हैं सरकार के निशाने पर। इन पर आरोप है कि करोड़ों रुपए की कहानी इधर उधर की गई एनजीओज में। सही जानकारी सरकार को नहीं दी गई। इन पर आरोप यह भी है कि सही तरीके से आईटीआर फाइल नहीं किया गया है। इन पर आरोप यह भी है कि फॉरेन से जिस काम के लिए पैसे आ रहे हैं उसका इस्तेमाल किसी और भी काम के लिए हुआ है। इन पर आरोप यह भी है कि जितने बैंक अकाउंट्स और बाकी चीजें ये हैंडल कर रहे हैं वो सही तरीके से इन्होंने एफिडेविट में नहीं दिखा रखा। कुल कहानी यह है कि जो एफसीआरए, जिस पर अमित शाह काफी सख्त हैं कि एफसीआरए कानून देश में आने जा रहा है, जो जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम तो अपोज करेंगे। ये जो जंतर मंतर पर बैठे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अब तो आप समझ गए होंगे कि वो कौन लोग हैं। पिछले 10-12 सालों में हमने इनको अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग तरीके से सेम सेटअप ऑफ गैंग, यही लोग हैं जो दिखे हैं। वो हर बार दिखते हैं। यही लोग, बड़े अचंभे की बात है कि जब आप कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यही लोग आपसे कहेंगे कि सबूत दिखाओ। यही लोग आपसे गाहे बगाहे कहेंगे कि राफेल कितने गिरे ये बताओ। तो इसीलिए समझना मुश्किल नहीं है कि किसी आंदोलन में जनभावना जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। कई बार आपके आस पड़ोस जो लोग खड़े होते हैं वही बता देते हैं कि ये आंदोलन कितना असली, कितना नैरेटिव बिल्डिंग वाला या प्रोपेगेंडा या कितना नकली है। सोनम वांगचुक कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े वो शिक्षाविद हैं, वो भी देख लीजिए। जो व्यक्ति मोहम्मद यूनिस जैसे जिहादी व्यक्ति को इस कदर गले लगाए बैठा है, क्या लगता है मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री कैसे बन गया? मोहम्मद यूनिस के बारे में सीधा कहा जाता है कि सीआईए का पपेट है। और एक व्यक्ति हमारे यहां अचानक से स्विट्जरलैंड जाता है और यहां आकर कहता है कि जी हम बच्चों के लिए आंदोलन करें, और उसमें वो पार्टी शामिल होती है जो पार्टी देश के न्यायालय के द्वारा की गई एक टिप्पणी से व्यथित थी। वो अचानक नीट के मुद्दे पर सरकार से दो चार हो जाती है। फुनसुक वांगडू, माफ करिए मैं फिर गलत नाम ले रहा हूं, सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह भी है, सोनम वांगचुक को लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ लैंड दिया था। उस लैंड पर इनको कुछ क्रिएट करना था और उसके लिए 1 साल का इनको समय दिया गया था, और उसके लिए इन्होंने कुछ लोन भी लिया था। वही पूरी कहानी जो संस्था इनकी थी HIAL, जिसको 60 हेक्टेयर जमीन 2 स्पष्ट शर्तों के साथ दी गई थी। 1 वर्ष के भीतर 14 करोड़ का भुगतान करना होगा, 2 वर्षों के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा। यह इनको जमीन दी गई थी, वो कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते होंगे। रिपोर्ट यह बताते हैं कि 2025 तक इनमें कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई, और दूसरा जो बकाया राशि है वो बढ़कर 37 करोड़ हो गई। सोनम वांगचुक को 37 करोड़ देना है सरकार को। इसके अलावा यह पूरी कहानी जैसे ही बाहर आई थी, लद्दाख में 2025 में जबरदस्त प्रोटेस्ट होने लगे, बवाल होने लगा, 4 लोगों की जान चले गई, और अब हालत यह है कि अचानक से सोनम वांगचुक फिर से क्या है, फिर से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो चल रहा है उसका फेज 3 एक्टिवेट हो गया है। CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी अब एग्जिट रूट तलाश रही है।
उनको यह लगा था कि सरकार, चूंकि ये खबरें आने लगी थी कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें धर्मेंद्र प्रधान हटाए जा सकते हैं। दरअसल जानकार ये मान रहे हैं और जो सूत्र कह रहे हैं वो ये एक जाल था जो सरकार की तरफ से फेंका गया और उस दौरान सीजेपी के नए नौसिखियों को यह लगा कि बस क्या है, 2, 4, 5, 10 दिन की बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। लेकिन कहानी इस कदर उलझ जाएगी और ये जाल में फंस जाएंगे जहां इनको एग्जिट रूट नहीं मिलेगा, जहां इनको ये कहना पड़ेगा कि जो लोग पहले ये कह रहे थे, अभिजीत दीपके ने पहले कहा कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, और हालत ये है कि वो सबको, इवन कांग्रेस को भी कॉल दिया जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे। अब राहुल गांधी को अभिजीत दीपके ने जीवन भर गाली दी है, वो अभिजीत दीपके एंड गैंग अब कह रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह पूरा खेल रचा कैसे गया और इसके बीच किस कदर ये नौसिखिए लोग फंस गए। सोनम वांगचुक जो क्लेम करते हैं कि भाई उन्होंने आइस ट्यूब का आविष्कार किया और उसके जरिए लद्दाख के अंदर पानी की समस्या को हल किया, वो दरअसल वो इस व्यक्ति की देन है जिसका नाम है चेवांग नॉरफेल, जिनको आइसमैन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। इनको जमुनालाल बजाज अवार्ड 2010 में और पद्मश्री राष्ट्रपति के द्वारा 2015 में मिला है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पास पीआर नहीं है। साइंटिस्ट वो होता है जो दुनिया को कुछ नया शोध दे, कुछ नए सिद्धांत दे, वो जो मौजूदा नियमों के तहत कुछ इनोवेट कर दे, वो साइंटिस्ट नहीं होता है। हर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं होता है। लेकिन बार बार वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं कह के आपको एक गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश है। एक बड़ा ट्विटर हैंडल से लिखा गया, बहुत शानदार, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। फॉर्मर लेफ्टिनेंट हैं अनूप वर्मा, रिटायर्ड, लिख रहे हैं कि मुझे एक जेनजी मिला, उसने कहा कि वो सोचता था सोनम वांगचुक साइंटिस्ट हैं, नोबल लिटरेट हैं, फिर आगे कहा कि देयर आर सम 40 पेटेंट्स ऑन देयर नेम, कि भाई 40 से ज्यादा पेटेंट हैं सोनम वांगचुक के नाम। ही इज नॉट अ पॉलिटिकल, ही इज वेरी पुअर। उन्होंने कहा कि मैंने उसके नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। आगे वो कह रहे हैं, मैंने कहा वो एक साइंटिस्ट नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि उनके नाम पर 0 पेटेंट है। फिर वो कह रहे हैं कि 3 इडियट उनके नाम पर नहीं बनी और 3 इडियट वर्क ऑफ फिक्शन था। आगे वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। संपादक हैं इंडिया टीवी के पीयूष पद्माकर, इन्होंने लिखा, मैं कभी मिला नहीं, ना मैं इनको जानता हूं, लेकिन बहुत लोगों को जिज्ञासा जंतर मंतर को लेकर है, तो मिली जानकारी के हिसाब से उन सवालों के जवाब दिए। सरकार जंतर मंतर को यूपीए 2 का रामलीला मैदान नहीं बनने देगी। सोनम वांगचुक उस वक्त वाले अन्ना नहीं बन पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी नहीं बनने दिया जाएगा। अभिजीत दीपके को केजरीवाल नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार में एकदम क्लियर राय है, कोई भी मंत्री जंतर मंतर नहीं आएगा। सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके से कोई बात नहीं होगी, न जंतर मंतर पर न मंत्रालय में। सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ते ही उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। इलाके के डीसीपी से लेकर दिल्ली पुलिस के सारे टॉप के अफसरों को 24 घंटे मॉनिटर करने के लिए कहा गया है। सरकार को इस नई पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है। इनकी फाइल रेडी है, कहां से समर्थन आया, कहां से आइडिया आया, कहां से लोग आए, सारी जानकारी मिल चुकी है। फिलहाल बताने की जरूरत नहीं। इन पर बात करना मतलब इन लोगों को और गंभीरता देना, ऐसा सरकार को लगता है। एनटीए ने कुछ देर पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, यह सच है। पेपर सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री के लेवल पर सख्त आदेश दिए गए। अब आगे परीक्षा कैसे हो, इस पर सरकार काम कर रही है। रिजल्ट आ जाने के बाद सरकार के लिए पेपर लीक पर चैप्टर क्लोज है। अभ्यर्थी भी अगले पेपर या सिलेबस की तैयारी में लग चुके हैं। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, सरकार अब सोनम वांगचुक पर भरोसा नहीं करती। कुछ महीने पहले बहुत सीनियर लेवल पर उनसे बात शुरू हुई थी, वो ज्यादातर बात मान चुके थे। उनकी कुछ बातें भी सरकार मानने वाली थी, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद सोनम वांगचुक उखड़ गए। बस एक ही लाइन खुली है, सोनम जब चाहे उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जहां तक सवाल शिक्षा मंत्री का है, री नीट परीक्षा में वो पास हो गए हैं। पेपर लीक इस बार नहीं हुआ। आगे क्या होगा वो उन्हें बता दिया गया है। तारीख सोनम वांगचुक नहीं, सरकार चुनेगी।
दर्शकों, ये जो आप जंतर मंतर पर मजमा देख रहे हैं, ये जो लोग वहां आ रहे हैं, तो आप जब तारों को जोड़ेंगे, वो जो कहते हैं कनेक्ट द डॉट्स, तो आपको इनकी मंशा, इनका तरीका, ये क्या चाहते हैं, ये किस कदर कैसे चाहते हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ये पिछले 10-12 साल से ये पूरा गिरोह यही ताक में है कि एक चुनी हुई सरकार को जनता के मन से कैसे हटा दें। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर थोड़े ही दिन में ये कुछ नया प्लान करते हैं और बहुत थोड़े से समय में ये एक्सपोज हो जाते हैं। ये कहानी अगर केवल सोनम वांगचुक तक या सीजेपी तक रहती तो शायद कुछ मामला बनता। इसका हर्ष पहलवान के आंदोलनों जैसा हो रहा है, जैसे तमाम हरियाणा के कुछ पहलवान आंदोलन पर बैठे और उसमें जैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री शुरू हुई, वो लाइन पहलवान बोलने लगे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की लाइन थी। लोग ये समझ गए कि ये खेल चल कहां से रहा है। आज के दौर में आप इस देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। बाद में क्या हुआ? बाद में उन नेताओं ने जाकर के, माफ करिए, जो पहलवान थे, जाकर के एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ गए, विधायक बन गए। हर आंदोलन का होता यही है। आज के दौर में अगर आप अन्ना आंदोलन को भी याद करें, अन्ना हजारे कहां हैं और उस आंदोलन में शामिल लोग कहां हैं? आज उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनका तौर तरीका क्या है, उनका राजनीतिक रसूख क्या है? यह देश बेहतर तरीके से समझ रहा है कि जो लोग आंदोलन 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 क्रांति क्रांति करते हैं, वो आम लोगों की भलाई, आम लोगों की अच्छाई या आम लोगों के जीवन में सुधार से ज्यादा अपने लाइफस्टाइल में बदलाव चाहते हैं। और यही कारण है कि संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले आपने वहां देखा वो नेता जिनका आपने कभी अखबार में नाम नहीं सुना, ऐसे पर्यावरणविद या समाज सेवी या किसान नेता जिनको शायद आप भूल रहे थे, वो अचानक से मंच पर आ गए, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि देखिए हम अभी भी हैं, हमारा मामला है, हमको भी जानिए। आप जब देखेंगे जो कुछ सीजेपी के प्रोटेस्ट में हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वामपंथी छात्र संगठन वहां जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। और सबसे जरूरी बात, जो नेताजी जाकर के मिल रहे हैं अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी और सोनम वांगचुक से, वही जा रहे हैं कहां? चाइनीज एम्बेसी में। बड़ी अजीब बात नहीं है? जो नेताजी चाइनीज एम्बेसी में जा रहे हैं, वही नेताजी जाकर के सीजेपी के प्रोटेस्ट को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। यह कहानी है वामपंथी गुटों की। तो कुल मिलाकर देश यह समझ रहा है। और सबसे पहले अंतिम हिस्से पर आए, देखो जिस आंदोलन से यह महिला जुड़ गई, इस देश को समझने में मुश्किल नहीं होता है कि आखिर चक्कर क्या है। जो व्यक्ति अगर यह कहे कि कश्मीर इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम आप क्या सोचेंगे? जो व्यक्ति आतंकियों के हाथ में हाथ डाले घूमे, उसके बारे में देश की क्या राय होगी? वो अरुंधति राय उस प्रोटेस्ट में जाकर जमा हो गई। तो देश में एक मैसेज तो चला ही गया कि किस तरह के लोग इस प्रोटेस्ट को चला रहे हैं। आपको अगर एक बड़ा पिक्चर, लार्जर पिक्चर समझना है तो इस पूरे खेल का यह समझिए। एक व्यक्ति जो साधारण एनआईटी से पास आउट है, बीटेक किया हुआ है, बड़े बाप का बेटा है, किस तरह से उसको एक वामपंथी नैरेटिव में गढ़कर एक बड़ा, एक कृत्रिम हीरो बनाने की कोशिश है। एक हीरो जिसका इतिहास अगर आप तलाशेंगे तो खोखला मिलेगा, कुछ नहीं, नथिंग। जो एनजीओ चला रहा है, एनजीओ के जरिए करोड़ों की फंडिंग ले रहा है, और अचानक से वो सरकार के खिलाफ इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि सरकार एफसीआरए कानूनों में बदलाव कर रही है। सरकार विदेशों से आने वाले एक एक पैसे की जानकारी लेगी, और हर वो बात जो पैसा या कोई एनजीओ जो देश के खिलाफ, या खासकर एफसीआरए से आने वाला पैसा जो विदेशों से फंड होता है एनजीओ को, उस पैसे का मोटा हिस्सा देश में धर्म परिवर्तन के लिए होता है। आपने यह देखा होगा कि सरकार जैसे ही एफसीआरए पर आगे बढ़ती है, कलकत्ता पहुंच जाते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री और मदर टेरेसा के मिशनरी में जाके मिलते हैं। मदर टेरेसा का वो मिशनरी जिस पर हमेशा आरोप रहा धर्म परिवर्तन का, और उसके तुरंत बाद सर्जियो गोर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। इन तारों को जोड़िए और समझिए कि देश में गेम क्या चल रहा है। हमारे आपको, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता, हम जानकारी जुटाना नहीं जानते, एक ऐसा कृत्रिम हीरो आपके सामने खड़ा कर दिया गया
जिसके बारे में हर कोई आपको बता रहा है कि अरे वांगचुक जी कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने दिन से भूखे बैठे हैं, वांगचुक जी इतने महान व्यक्ति हैं। वांगचुक जी का इतिहास यह है कि वो मोहम्मद यूनिस से गलबैयां करते हैं। वांगचुक जी का इतिहास यह है कि अभी 2025 में पहलगाम हमले से पहले वो होकर आ रहे हैं पाकिस्तान। वांगचुक जी का इतिहास यह है कि लद्दाख का डीजीपी ये कह रहा है कि ये व्यक्ति से मिला हुआ था जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन भेज रहा था। लद्दाख, माफ करिए, वांगचुक जी का इतिहास यह है जिनके ऊपर फिल्म कोई बनी नहीं, वो आज तक उस फिल्म का श्रेय ले रहे थे। श्रेय नहीं ले रहे थे तो कभी आकर सामने से मना भी नहीं किया। ये चीजें तब सामने आ रही हैं जब वांगचुक जी 17 दिन 18 दिन से कथित तौर पर भूख हड़ताल पर हैं और वो बोल रहे हैं कि ये इस देश के लिए है। सरकार उनको भाव क्यों नहीं दे रही है, वो आपको उन तक पहुंची भीड़, वो लोग जो वांगचुक जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यही क्रांति है, वो भीड़ देखकर आपको समझ आएगा कि सरकार इनको भाव क्यों नहीं दे रही है। बाकी आप भी समझदार हैं, देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।